हिंदुस्तान उसके नागरिकों और पर्यटकों स्वागत के लिए तैयार है। सलमान घटा को 5वीं सालगिरह पर नया सलमान स्मारक राष्ट्र को समर्पित किया जाएगा। जय हिंद। अगेन सज्जनों, दीदी और सज्जनों, आप देख सकते हैं स्पेशल कवर एवं मेडालियन का प्रतिबिंब टैब्लो आपके सामने, जो भारतीय सेना के 77 वर्षों के रिफॉर्म से ट्रांसफॉर्म एवं परफॉर्म करते सफर को दिखा रहा है। टैब्लो पे आप देख सकते हैं भारतीय सेना के मेजर रोहित शर्मा एवं मेजर अमित कुमार। माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी एवं उपस्थित पूर्व थल सेना अध्यक्ष, गणमान्य नागरिकों, सेवानिवृत्त सैनिकों, वीर नारियों, देवियों, सज्जनों, प्यारे बच्चों और मीडिया जगत के साथियों, थल सेना दिवस के शुभ अवसर पर आयोजित इस गौरव गाथा समारोह में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। हम सभी का यह सौभाग्य है कि माननीय रक्षा मंत्री अपने व्यस्त प्रोग्राम के बावजूद अपना कीमती समय निकालकर हमारा हौसला बढ़ाने के लिए या हमारे बीच उपस्थित हैं। पिछले कुछ वर्षों में भारत सरकार ने डिफेंस और सिक्योरिटी के क्षेत्र में विशेष जोर दिया है। इस दौरान सशस्त्र बलों के मॉडर्नाइजेशन की दिशा में अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। आत्मनिर्भरता और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के कारण स्वदेशी कंपनियों और अनेक स्टार्टअप्स ने भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और इसके फलस्वरूप हमारी सेना में ही नहीं बल्कि भारत की इकोनॉमी में भी बहुत बढ़ चढ़कर बढ़ोतरी हुई है। हाल ही में माननीय रक्षा मंत्री ने वर्ष 2025 को ईयर ऑफ डिफेंस रिफॉर्म्स घोषित किया है। यह सेना को नई ऊर्जा देगा जो हमारी सेना की ताकत, प्रसिद्धि एवं गौरव को और ऊंचे मुकाम पर पहुंचाएगा। आज मैं सेना दिवस के अवसर पर अपने भूतपूर्व सैनिकों और वीर नारियों के त्याग और बलिदान की सराहना करते हुए अपना आभार व्यक्त करता हूं। भारतीय सेना एक विस्तृत परिवार है जहां जन्म, जाति, संप्रदाय और भाषा से अलग हटकर देश की रक्षा के लिए राष्ट्र के कोने कोने में हमारे सैनिक तैनात हैं। सेना देश की संस्कृति को भली भांति समझती है और इसी कारण सेना विविधता में एकता यानी यूनिटी इन डाइवर्सिटी की सबसे ठोस मिसाल है और इस बात पर हम सबको बहुत गर्व है। हमारी फौज का सैनिक सारे जहां में अपनी बहादुरी और काबिलियत के लिए जाना जाता है और ये पंक्तियां इस बात को बखूबी दर्शाती हैं। मैंने उसको जब जब देखा लोहा देखा, लोहे जैसा तपते देखा, गलते देखा, ढलते देखा, मैंने उसको गोली जैसा चलते देखा। इसी लय में हमारे रक्षा मंत्री द्वारा पहले कही गई बात को भी मैं आज दोहराना चाहूंगा। हम छेड़ते नहीं लेकिन कोई छेड़े तो छोड़ते नहीं। गोली का जवाब गोले से। इस वर्ष आर्मी डे की मेजबानी करने का जो अवसर दक्षिणी कमान को मिला उसके लिए मैं चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ का धन्यवाद करता हूं। पिछले कुछ दिनों के दौरान आर्मी डे से संबंधित अनेक कार्यक्रमों का पुणे और महाराष्ट्र क्षेत्र में आयोजन किया गया और इस क्रम में आज प्रस्तुत भारतीय योद्धा की गौरव गाथा छत्रपति शिवाजी महाराज के जन्म और कर्म भूमि में आयोजित किए जाने पर उनकी वीरता, युद्ध नीति, साहस को बखूबी गवाही देती है। अंत में मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि हमारे देश की सेना अपने गौरवशाली इतिहास के साथ देश और देशवासियों के विश्वास को कायम रखेगी, क्योंकि हर सैनिक
का एक यही जज्बा है। वीर तू अखंड है, तेज से प्रचंड है, धूप हो या छांव हो या प्रकाश का अभाव हो, तू निडर खड़ा रहा, शत्रु से डटा रहा, तू कभी कर्तव्य में करता न विलंब है, वीर तू अखंड है, तेज से प्रचंड है। जय हिंद और जय भारत। और अब सेना मेडल वीरता मरणोपरांत पदक से अलंकृत वीर नारियों एवं उनके परिजनों को माननीय रक्षा मंत्री जी द्वारा आभार व्यक्त किया जाएगा। सर्वप्रथम कैप्टन शुभम गुप्ता, 9वीं बटालियन, पैराशूट रेजिमेंट, स्पेशल फोर्सेस, मरणोपरांत। कैप्टन शुभम गुप्ता ने 22 नवंबर 2023 को जम्मू कश्मीर में एक तलाशी अभियान में भाग लिया। अदम्य साहस का परिचय देते हुए वे आतंकवादियों के नजदीक पहुंचे और उन पर सटीक गोलाबारी की और एक आतंकवादी को घायल कर दिया। इसी बीच उन्हें गोली लगने से वे वीर गति को प्राप्त हुए। अपने सर्वोच्च बलिदान एवं असाधारण वीरता के लिए उन्हें सेना मेडल वीरता मरणोपरांत से सम्मानित किया गया। सम्मान ग्रहण कर रही हैं उनकी वीर माता श्रीमती पुष्पा गुप्ता एवं वीर पिता श्री बसंत कुमार गुप्ता। नायब सूबेदार कुलदीप सिंह, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री 16वीं बटालियन, राष्ट्रीय राइफल्स। 8 जुलाई 2023 नायब सूबेदार कुलदीप सिंह जम्मू कश्मीर में एक एम्बुश का हिस्सा थे। अचानक उनके दल को एक उग्र नाले का सामना करना पड़ा। रस्सी द्वारा उफनते नाले को पार करते समय उनका एक साथी अपना संतुलन खोने के कारण पानी की तेज धारा में जा गिरा। अपने साथी को बचाने के प्रयास में उन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया। इस सर्वोच्च बलिदान के लिए नायब सूबेदार कुलदीप सिंह को मरणोपरांत सेना पदक वीरता से सम्मानित किया गया। सम्मान ग्रहण कर रही हैं उनकी धर्मपत्नी वीर नारी श्रीमती सविंदर कौर। हवलदार नीलम सिंह, 9वीं बटालियन, पैराशूट रेजिमेंट, स्पेशल फोर्सेस, मरणोपरांत। हवलदार नीलम सिंह संदिग्ध आतंकवादियों को खत्म करने के लिए चलाए गए एक एम्बुश अभियान के दस्ते की कमान संभाल रहे थे। आतंकवादियों द्वारा गोलीबारी और ग्रेनेड हमले के बीच अपने प्राणों की परवाह न करते हुए आतंकवादियों का मुकाबला करते हुए अपना बलिदान दिया। इस सर्वोच्च बलिदान एवं निस्वार्थ सेवा के लिए हवलदार नीलम सिंह को सेना मेडल वीरता मरणोपरांत से सम्मानित किया गया। सम्मान ग्रहण कर रही हैं उनकी धर्म पत्नी वीर नारी श्रीमती वंदना भाव। हवलदार अनिल दिनकर कलसे, 267 इंजीनियर रेजिमेंट, मरणोपरांत। हवलदार अनिल दिनकर कलसे वास्तविक नियंत्रण रेखा पर 10,000 फीट से भी अधिक की ऊंचाई पर तैनात थे। 20 दिसंबर 2023 को उन्होंने आवागमन संचालन के लिए एक मशीन संचालन का काम शुरू किया, जहां पेड़ गिरने के कगार पर था। उनके बहुत प्रयासों के बावजूद भी वे पेड़ गिरने से नहीं बचा सके एवं बुरी तरह घायल हो गए और जीवन का बलिदान दिया। निस्वार्थ सेवा और सर्वोच्च बलिदान के लिए आपको सेना मेडल वीरता मरणोपरांत से सम्मानित किया गया। सम्मान ग्रहण करेंगी उनकी धर्मपत्नी वीर नारी श्रीमती सुनीता अनिल कलसे। नायक गोरे अमोल तान्हाजी, 11वीं बटालियन, पैराशूट रेजिमेंट, स्पेशल फोर्सेस। 14 अप्रैल 2023 को जम्मू कश्मीर में एक खोजी अभियान में शामिल नायक गोरे ने अपने प्राणों की परवाह न करते हुए अपने 2 साथियों को नदी की तेज धारा से सुरक्षित बाहर निकाला और अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया। उन्हें सेना पदक वीरता से मरणोपरांत सम्मानित किया गया।
सम्मान ग्रहण कर रही है उनकी धर्मपत्नी वीर नारी श्रीमती वैशाली अमोल गोरे। Lance नायक संजय बिष्ट, 9वीं बटालियन पैराशूट रेजिमेंट स्पेशल फोर्सेस, मरणोपरांत। 22 नवंबर 2023 को लांस नायक संजय बिष्ट आतंक विरोधी दस्ते के अग्रणी स्काउट थे। आतंकवादियों द्वारा अंधाधुंध गोलीबारी के बीच अपने अधिकारी को गंभीर रूप से घायल होते देख अपने प्राणों की परवाह न करते हुए आगे बढ़कर अपने अधिकारी और एक अन्य साथी की जान बचाई। पर इस वीरतापूर्ण कार्रवाई में आपने अपने प्राणों का बलिदान दिया। सर्वोच्च बलिदान के लिए लांस नायक संजय बिष्ट को सेना मेडल वीरता से मरणोपरांत सम्मानित किया गया। सम्मान ग्रहण करेंगे वीर पिता श्री देवेंद्र सिंह बिष्ट और वीर माता श्रीमती मंजू देवी। पैराट्रूपर सचिन लॉय, 2वीं बटालियन पैराशूट रेजिमेंट स्पेशल फोर्सेस, मरणोपरांत। 23 नवंबर 2023 को सचिन लॉय एक आतंकवाद विरोधी अभियान के दौरान राजौरी जिले के जंगली इलाकों में तलाशी लेने वाले दस्ते के प्रमुख स्काउट थे। पैराट्रूपर सचिन ने आतंकवादी को देखते ही तुरंत सटीकता से हमला किया, किंतु जवाबी कार्रवाई में आतंकवादी ने लक्ष्यहीन गोलीबारी की, जिससे पैराट्रूपर सचिन गंभीर रूप से घायल हुए। अत्यधिक रक्तस्राव के बावजूद भी वे अपनी अंतिम सांस तक डटे रहे और अंततः आतंकवादी को मार गिराया। उनकी अद्वितीय वीरता, अदम्य साहस के परिणाम स्वरूप उनको सेना मेडल वीरता मरणोपरांत से सम्मानित किया गया। सम्मान ग्रहण करेंगे उनके वीर पिता श्री रमेश चंद। CFM Baballa Anil, Electronics and Mechanical Engineers, 207 Army Aviation Squadron। 4 मई 2023 को CFM Baballa Anil हेलीकॉप्टर के खोजी अभियान में तकनीकी चालक के रूप में तैनात थे। आखिरी सांस तक आपने अपने विमान को बचाने का प्रयास किया, लेकिन विमान दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण आप गंभीर रूप से घायल हो गए और अंततः वीर गति को प्राप्त हुए। इस सर्वोच्च बलिदान के लिए आपको सेना मेडल वीरता से मरणोपरांत सम्मानित किया गया। सम्मान ग्रहण करेंगी उनके धर्मपत्नी वीर नारी श्रीमती पबल्ला सौजन्या। अब मैं माननीय रक्षा मंत्री महोदय श्री राजनाथ सिंह जी से विनम्र निवेदन करती हूँ कि आप अपने प्रेरणादायक शब्दों के साथ हम सबको संबोधित करें। माननीय रक्षा मंत्री महोदय। Chief of Defence Staff, General N.K. Raman, Chief of Army Staff, General Upenji Dwivedi, Lieutenant General Dheeraj Singh GOC, Southern Command, Lieutenant General N.S.R. Subramani, Vice Chief of Army Staff, Sri Rajiv Sharma, Joint Secretary in the Ministry of the Social Justice and Empowerment, Sardar Major Honorary Captain योगेंद्र यादव, परमवीर चक्र विजेता, हमारे सारे भूतपूर्व आर्मी चीफ्स, समस्त वीर नारियां और हमारे बहादुर जवानों के सभी परिवारजन, अर्जुन अवार्ड से सम्मानित हमारे सभी खिलाड़ी, मीडिया के मित्रों, देवियों व सज्जनों, सबसे पहले मैं इस मंच से भारतीय सेना के सभी वीर सैनिकों को, उनके परिवारजनों को और संपूर्ण देशवासियों को भारतीय थल सेना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं
कि आपने इस कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित किया और साथियों, आप सभी इस बात के लिए भी सराहना के पात्र हैं कि इस बार थल सेना दिवस का आयोजन आपने पुणे में किया है। यह वो धरती है जहां पर छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज और बाजीराव जी जैसे वीर सपूतों ने जन्म लिया है। यह वो धरती है जो मां ताराबाई के बलिदान से याद की जाती है। यह वो धरती है जहां पर बाल गंगाधर तिलक जी ने स्वतंत्रता की चेतना जगाई थी। ऐसी पुण्यभूमि पर थल सेना दिवस का आयोजन निश्चित रूप से हम सबके लिए एक महत्वपूर्ण क्षण है। मैं मराठों के गौरवमयी इतिहास से भरी पुणे की इस वीर भूमि को हृदय से नमन करता हूं। जिस बॉम्बे इंजीनियर ग्रुप के परिसर में हम यहां उपस्थित हैं, भारत की मिलिट्री ग्लोरी में इसका बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। मुझे बताया गया कि आपकी जड़ें 2 सदियों से भी अधिक समय तक फैली हुई हैं। कई दशकों से आप भारत की सैन्य परंपरा के अभिन्न अंग बने हुए हैं। इसलिए आज आपके परिसर में आर्मी परेड डे का आयोजन आपकी हिस्टोरिकल ग्लोरी के प्रति एक सम्मान का भाव भी दिखा रहा है। साथियों, आज मुझे यहां आर्मी पैरालंपिक नोड यानी APN का शिलान्यास करने का भी अवसर प्राप्त हुआ है। मुझे पूरा विश्वास है कि यह नोड भारतीय सेना के दिव्यांग सैनिकों को प्रेरणा देगा और वे पैरा ओलंपिक, कॉमनवेल्थ तथा एशियन पैरा गेम्स में जाकर भारत का नाम रोशन करेंगे। इसके अलावा मुझे भारत रणभूमि दर्शन एप्लीकेशन का शुभारंभ करने का भी अवसर मिला। इसके माध्यम से हमारे देश के नागरिक अपने ऐतिहासिक युद्ध क्षेत्रों का सुलभता से दौरा कर सकेंगे और उनके बारे में जान पाएंगे। मुझे जानकारी दी गई है कि अभी यहाँ भारत की गौरवशाली सैन्य परंपरा को दिखाने वाले गौरव गाथा का भी प्रदर्शन होगा। यह प्रदर्शन अपने आप में अद्भुत होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। साथियों, आज इस अवसर पर मैं भारत माता के उन वीर सपूतों को नमन करता हूं जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया, लेकिन राष्ट्र के गौरव पर कभी आंच नहीं आने दिया। मैं उन माताओं को भी नमन करता हूं जिनकी कोख से ऐसे वीर सपूतों ने जन्म लिया, और यह मेरा सौभाग्य है कि मैं थल सेना दिवस के अवसर पर भारत के शौर्य और पराक्रम को हमेशा ऊंचाई पर रखने वाले आप सभी वीर जवानों के बीच उपस्थित हूं। साथियों, वैसे तो हम सभी जानते हैं कि हमारी थल सेना का बड़ा गौरवमयी इतिहास रहा है। बीते 8 दशकों से हमारी थल सेना लगातार भारत की सीमाओं की सुरक्षा कर रही है। इतने बड़े योगदान और व्यापक इतिहास को देखते हुए थल सेना दिवस तो निश्चित रूप से ही हम सबके लिए एक गौरवमयी दिन होता है। कई बार मुझे ऐसा लगता है कि थल सेना दिवस सिर्फ एक ही दिन क्यों मनाया जाता है। मैं तो मानता हूं कि हर दिन आपका है, साल के 365 दिन आपके हैं। ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन हम भारतीयों के मन में आपके प्रति कृतज्ञता का भाव नहीं उत्पन्न होता है। ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन हमारे मन में आपके प्रति सम्मान नहीं उमड़ता है। हां, यह बात सही है कि हम थल सेना दिवस तो एक ही दिन मना सकते हैं, लेकिन यह बात भी उतनी ही सही है कि मेरे साथ साथ हर भारतवासी अपने जवानों के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए किसी एक स्पेसिफिक डे का मोहताज नहीं है। साथियों, आमतौर पर जब भी भारतीय सेना का जिक्र आता है तो लोग यही समझते हैं कि सेना हमें देश की सीमाओं पर होने वाली बाहरी आक्रमण से बचाती है। यह बात हालांकि पूरी तरह से सही है। हमारी सीमाएं आपके मजबूत हाथों में ही सुरक्षित हैं, लेकिन हमारी सेनाओं का रोल सिर्फ सीमाओं तक ही सीमित नहीं रह जाता। बाहरी चुनौतियों से तो सेना हमें बचाती ही है, साथ ही साथ आंतरिक चुनौतियों और प्राकृतिक आपदाओं में भी सेना की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका आप सबको देखने को मिलती ही होगी। हमारी सेनाओं का प्रताप ऐसा है कि दुश्मन हमसे युद्ध करने के पहले कई बार सोचता है, लेकिन जो प्राकृतिक आपदाएं हैं वह तो हमारे बस में नहीं है। जब भी आपदाएं आती हैं तब हमारी सेना
उनसे निपटने में बढ़ चढ़कर अपनी भूमिका का निर्वाह करती है। भूकंप, सुनामी, बाढ़ जैसी तमाम आपदाओं में हमारी सेना नागरिकों के राहत बचाव के कार्य में जुटी रहती है और ऐसा सिर्फ भारत में ही देखने को नहीं मिलता, बल्कि कई बार दूसरे देशों में भी हमारी सेना सच्चे मित्र के रूप में उनके मुसीबत के समय सबसे पहले पहुंचती है। मुसीबत के समय दूसरों की सहायता करने का जो भारतीय मूल्य है, मुझे लगता है कि हमारी सेना भी इन मूल्यों की प्रतिनिधि के रूप में काम करती है। साथियों, हमारा देश अभी ट्रांजिशन के फेज से गुजर रहा है और यह ट्रांजिशन इस मामले में है कि हम अब विकासशील से विकसित देश बनने की ओर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री ने 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा है। यदि इस लक्ष्य का हम आकलन करें तो हम पाएंगे कि विकसित राष्ट्र बनाने में समाज के हर वर्ग का सेनाएं सुरक्षित होंगी। रक्षा व्यवस्था तभी मजबूत हो पाएगी जब हमारी सेनाएं मजबूत होंगी। इसलिए मैं समझता हूं 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में आपकी भूमिका किसी से भी कम रहने वाली नहीं है। साथियों, जब हम भारत के सैन्य इतिहास का आकलन करते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि हमने हमेशा युद्ध के बजाय बुद्ध को प्राथमिकता दी है। हमने हमेशा शांति की पहल की है। युद्ध भी हमने तभी किए हैं जब युद्ध हम पर थोपा गया है। हालांकि भारतीय सेना ने लगातार इस बात को कई बार सिद्ध किया है कि शांति हमारी कमजोरी नहीं बल्कि हमारी ताकत की यह निशानी है। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता का एक अंश मैं आप सबके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं। रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं, क्षमा सोभती उस भुजंग को, क्षमा सोभती उस भुजंग को, जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषरहित विनीत सरल हो। यह पंक्ति हमारी सेनाओं पर बिल्कुल सटीक बैठती है। हमारे पास ताकत है, उसके बावजूद भी हम हमेशा शांति के पक्षधर रहे हैं। इसलिए हमारी सरकार इस बात की ओर भी हमेशा ध्यान देती है, यदि शांति को बनाए रखना है तो उसके लिए ताकत यानी स्ट्रेंथ एक आवश्यक तत्व है। शांति तभी संभव है जब हम मजबूत बने रहें। इसलिए सेना की मजबूती को बढ़ाने के लिए हम लगातार प्रयासरत हैं। रोज नए अत्याधुनिक बेड़े हमारी सेनाओं में शामिल हो रहे हैं। हमारी सेना आत्मनिर्भरता के रास्ते पर चलते हुए अपने मॉडर्नाइजेशन की ओर तेजी से बढ़ रही है। आज हमारी सीमा पर खड़े जवानों के हाथों में उन्नत किस्म के हथियार हैं। अग्निवीर के बाद हमारी सेनाओं में नया एक युवा जोश भी आया है। इसके अलावा सशस्त्र बलों में महिलाओं की भागीदारी पहले से कहीं अधिक बढ़ी है। मुझे बताया गया कि हमारी एक बहादुर बिटिया कैप्टन शिवा चौहान विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में तैनात हुई है। इसके अलावा भी नारी शक्ति के मिसाल के तौर पर सेना की मिलिट्री पुलिस में शामिल हुई महिला सैनिकों को देश के विभिन्न दुर्गम क्षेत्रों में भी तैनात किया जा रहा है। हमारे सारे प्रयास सेना के मॉडर्न वॉरफेयर मशीन बना रहे हैं। जब हम भारतीय सेना को मॉडर्न वॉरफेयर मशीन बनाने की बात करते हैं तो हमें डायनेमिक जियोपॉलिटिकल वर्ल्ड ऑर्डर के साथ साथ वॉरफेयर के लगातार बदलते करैक्टर को भी ध्यान में रखना ही होगा। मैं मानता हूं कि आने वाले दिनों में कॉन्फ्लिक्ट्स और युद्ध और अधिक वायलेंट और अनप्रेडिक्टेबल होंगे। अनकन्वेंशनल और असिमेट्रिकल तौर तरीकों का इस्तेमाल लगातार बढ़ता जा रहा है। कई देशों में नॉन स्टेट एक्टर्स का पनपना और उनका आतंकवाद का सहारा लेना भी यह एक चिंता का विषय है। साथ ही टेक्नोलॉजी के तेजी से हो रहे विकास के कारण फ्यूचर वॉर्स की तस्वीर भी काफी हद तक बदलने वाली है। आज साइबर और स्पेस डोमेन्स बड़ी तेजी से नए युद्ध क्षेत्र के रूप में उभर रहे हैं। साथ ही पूरी दुनिया में नैरेटिव और नैरेटिव्स के साथ साथ परसेप्शन का भी एक युद्ध
लड़ा जा रहा है। इसलिए भारतीय सेना को हमेशा इन मल्टी स्पेक्ट्रम चैलेंजेस का सामना करने के लिए तैयार रहना ही होगा। इसके लिए हमारी इंडियन आर्मी को हॉलिस्टिक कैपेसिटी बिल्डिंग और रिफॉर्म्स दोनों पर फोकस करना ही है। इसके अलावा साथियों, एक और महत्वपूर्ण बात पर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा और वह है हमारे डिफेंस सेक्टर की आत्मनिर्भरता। मेरा हमेशा से यह मानना रहा है, बिना सेल्फ रिलायंट हुए, बिना आत्मनिर्भर हुए हम हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी किसी भी सूरत में हासिल नहीं कर सकते, रणनीतिक स्वायत्तता हम हासिल नहीं कर सकते। भारत जैसा देश अपनी सुरक्षा के लिए दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रह सकता है। मुझे ये कहते हुए खुशी और गौरव की अनुभूति हो रही है कि हमारा डिफेंस सेक्टर आत्मनिर्भरता की ओर मजबूती से अपने कदम बढ़ा चुका है। आज हम न केवल सैन्य साजो सामान का अपने देश में प्रोडक्शन कर रहे हैं, बल्कि उनका एक्सपोर्ट करने की ओर भी तेजी से कदम आगे बढ़ा रहे हैं। यदि मैं डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग की बात करूं तो हमने पिछले फाइनेंशियल ईयर में 1,27,000 करोड़ से अधिक का डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन किया है। इसके अलावा हमारे डिफेंस एक्सपोर्ट जो कि एक दशक पहले लगभग 1900 करोड़ का हुआ करता था, वह अब 21,000 करोड़ से अधिक के आंकड़े को पार कर चुका है। आत्मनिर्भरता के हमारे प्रयासों की इसी कड़ी में हमारी तीनों सर्विसेज द्वारा 5 इंडिजिनाइजेशन लिस्ट जारी की गई हैं। इनमें शामिल डिफेंस इक्विपमेंट, वेपन सिस्टम और प्लेटफॉर्म्स की कुल संख्या 509 है। इनका प्रोडक्शन अब अनिवार्य रूप से किसी भी सूरत में भारत की ही धरती पर होगा और भारतवासियों के हाथों से होगा। ठीक उसी प्रकार हम डीपीएसओ द्वारा भी 5 लिस्ट जारी की गई है। इनमें शामिल स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट एलआरयूज जिनके लोकल रिप्लेसमेंट यूनिट्स बोलते हैं, सब सिस्टम, स्पेयर्स एंड कंपोनेंट्स समेत कुल आइटम्स की संख्या 5012 है। हम बेहद मजबूती के साथ प्लान तरीके से आत्मनिर्भर और सशक्त रक्षा क्षेत्र की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। साथियों, रक्षा मंत्रालय ने वर्ष 2025 को ईयर ऑफ रिफॉर्म्स घोषित किया है। इसके अंतर्गत हम ऐसे रिफॉर्म्स करने का प्रयास करेंगे जो सेना के मॉडर्नाइजेशन को बढ़ावा देंगे। वैसे तो रक्षा मंत्रालय खुद अपने स्तर पर रिफॉर्म्स के सारे प्रयास कर रहा है, लेकिन मेरा आपसे भी यह कहना है कि आप भी अपने स्तर से यह विचार करें किन चीजों में सुधार लाया जा सकता है। मुझे विश्वास है कि आपके विचार रक्षा क्षेत्र में रिफॉर्म्स की दिशा में हमारे लिए निश्चित रूप से सहायक सिद्ध होंगे। मुझे विश्वास है कि हम सब मिलकर भारत को सैन्य दृष्टिकोण से मजबूत बनाने के साथ साथ एक विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ेंगे। अंत में एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों को सेना दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए और साथ ही साथ वीर नारियों के प्रति हृदय से सम्मान की अभिव्यक्त करते हुए और अपने सारे शहीदों की स्मृति को नमन करते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं। बहुत बहुत आभार महोदय, आपके ऊर्जावान उद्बोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये निशान रहेगा, जी हाँ, लहराता रहेगा चमन में यूं ही तिरंगा, ऐसे ही जिंदाबाद जिंदाबाद रहेगा। खुखरी हाथ गोरखा योद्धाओं की ये युद्ध कला उनके हथियार खुखरी से ही जानी जाती है। खुखरी का सटीक वार ताकत, साहस और दृढ़ निश्चय का प्रतीक है, जो गोरखा योद्धाओं को अजय बनाता है।
चुस्त तांता आज भी मणिपुर की सांस्कृतिक धरोहर के रूप में जीवित है। भारत की सबसे प्राचीन युद्ध कला मानी जाती है। इसमें युद्ध कला के साथ आत्मरक्षा, चिकित्सा और योग के तत्व भी समाहित है। योद्धा को शस्त्र के साथ और निहत्थे दोनों ही तरीकों से सिद्ध किया जाता है। मराठा योद्धाओं की ये युद्ध कला शारीरिक क्षमता और मन संतुलन का प्रतीक है। ये कला लचीलापन और मजबूती के साथ यौगिक बल भी प्रदान करती है। मैथुन खिलाड़ी पहले स्वयं पर विजय हासिल कर दुश्मन का सामना करने के लिए सिद्ध होता है। विविध युद्ध कलाओं का संयुक्त दर्शन करते हैं। देवी और सज्जनों, प्राचीन युद्ध कला से चलिए अब हम चलते हैं आधुनिक युद्ध प्रदर्शन की ओर। दक्षिणी कमान के 10 पैरा स्पेशल कॉर्पियन द्वारा हमारी युद्ध क्षमता और नवीनतम उपकरणों को बेहतरीन तरीके से दर्शाता यह विध्वंसक प्रदर्शन। जिस राष्ट्र की सीमाएं विद्यमान होती है उसी राष्ट्र में शांति विद्यमान होती है। चलिए एक ऐसे प्रदर्शन की ओर जो दिखाएगा आपको भारतीय सेना का रोंगटे खड़े कर देने वाला साहस। विक्रम, जानकारी मिली कि दो टॉप आतंकवादी पांडव पंजाब में लॉन्च पैड पर मिलकर हमले की योजना बनाने वाले हैं। इसको रोकना हमारी जिम्मेदारी है। हमारा टास्क टेररिस्ट कैंप को बर्बाद करना है और उनको जिंदा पकड़ना है। जी साहब, दुश्मन मारने का समय है। हमारा टेररिस्ट कैंप कर रहे हैं को जिंदा पकड़ना है। हमारा रिपोर्ट होगा बलिदान करना। देखिए सज्जनों, कॉम्बैट डेमोन्स्ट्रेशन के लिए सामने के इलाके को कश्मीर का इलाका दर्शाया गया। बायोरेट के हमारे दुश्मन का हेडक्वार्टर है, जहां हमारे पैरा कमांडोज रेड द्वारा दुश्मन को जिंदा पकड़ने का सफल प्रदर्शन करेंगे। आप बाइयों देख सकते हैं, स्लिपिंग द्वारा हमारे जाबाज सैनिक दुश्मन के इलाके में प्रवेश करते हुए आप देख सकते हैं किस प्रकार असॉल्टिंग स्क्वाड के आगे रोबोटिक व्यू चल रहा है। ऑब्जर्वेशन, लिथैलिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं स्क्रीनलेस रोबोट की खास विशेषताएं हैं। आज आमिर परेड के लिए आपने इस रोबोट का प्रदर्शन देखा है। मिशन प्लानिंग के अनुसार रेड से 48 घंटे पहले स्नाइपर्स दुश्मन के इलाके में घुस चुके हैं और आतंकवादियों के इस कैंप को लगातार क्लोज ऑब्जर्वेशन में रखे हुए हैं।
स्नाइपर्स ने ऑब्जर्वेशन के लिए ब्लैक हॉर्नेट नामक माइक्रो यूएवी का इस्तेमाल किया है, जो कि इंसान की हथेली की जितना होता है। ब्लैक हॉर्नेट द्वारा ली गई पूरी इंफॉर्मेशन को स्नाइपर्स ने अपने स्क्वाड कमांडर को भेज दिया है। और अब आप देख सकते हैं किस प्रकार अपना ध्यान पेड़ के ऊपर ले जाए जहां पहले से एक स्नाइपर मौजूद है। और हम शांति का आत्मा और यह टेररिस्ट का इस्तेमाल बेमिसाल है। संहार का अस्त्र बनते हुए, दुश्मन का खात्मा करते हुए, विध्वंस का पहाड़ बनते हुए। बलिदान परमो धर्मा, बलिदान परमो धर्मा, जीरो ग्रेड इन एक्शन, वन नोन बैटल, और यह सक्सेस सिग्नल, सफलता का संदेश। जब राष्ट्र पर आघात हो, जब अस्मिता की बात हो, हम चुप नहीं बैठेंगे। हम शत्रु संहारेंगे, हम घुस के मारेंगे, हम घुस के मारेंगे, हम घुस के मारेंगे। बलिदान परमो धर्म के विजय चिन्ह से संपन्न हुआ ये उत्कृष्ट प्रदर्शन भंडार इतिहास के दिव्य पन्ने में मिले। हमारे अतीत के कई सुप्रसिद्ध रणनीतिज्ञ, प्रमुख योद्धा ने हमारे वर्तमान की नींव रखी। अब कोई वीर अभिमन्यु संपूर्ण ज्ञान की कमी से अंशदान की बलिवेदी पर, आंशिक ज्ञान की बलिवेदी पर मृत्यु वरण नहीं करेगा। द्रोणाचार्य अश्वत्थामा के सही अर्थ से अलग नहीं होंगे। हमने सीखा है भारतीय इतिहास के महान युद्धों से, अस्त्र भी, शस्त्र भी और शास्त्र भी हमने प्राचीन रणनीति से सीखा बनाना, ब्रह्मास्त्र भी। राष्ट्र रक्षा में सर्वस्व भार अपने वक्ष पर सहना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, मेरा देश रहना चाहिए। तो आपको ले चलते हैं 6000 साल पहले रामायण के युग में, जिससे बड़ा कोई ग्रंथ नहीं है। युगों युगों से योद्धा के परिवर्तन की कहानी की यात्रा हम आपके साथ करेंगे। तो सुने एक अमर योद्धा की अमर वाणी। अहम अस्मि योद्धा, मैं अटल अजर धर्म का रक्षक और संघर्षों के आगे न झुकने वाला अखंड अमर योद्धा। भारत का इतिहास आध्यात्मिकता, धर्म, सत्य, वीरता और निष्ठा की दिव्य ऊर्जा का भंडार है।
और इससे ही उत्पन्न होते हैं धर्म की स्थापना और लोक कल्याण से प्रेरित अनगिनत अमर योद्धा। यह है हमारे प्रेरणा स्रोत और गौरव गाथा के सुनहरे पन्ने। मैं उसी दिव्य ऊर्जा से जन्मा भारत भूमि का अमर योद्धा हूं और मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तेज और ज्ञान का उपासक भारत, अस्त्र और शस्त्र का उपासक भारत, यह धरोहर है पराक्रम की, वीरता की, शौर्य की। मैं आज आपको इन गौरव गाथाओं के कुछ लम्हों से अवगत कराऊंगा जो अनादिकाल से आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणादायक बन गई है। रामायण 6000 बरस पूर्व लड़ा गया भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय युद्ध है। भारतीय युद्ध नीति की नींव है रामायण, राजनीति और रणनीति का आदर्श है रामायण, भौतिक रूप के साथ मनोवैज्ञानिक युद्ध का दर्शन है रामायण। श्री राम ने अयोध्या से दूर कुशलता से सुग्रीव की वानर सेना के साथ संधि करके अपनी सेना का संगठन किया और उसे मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार किया। अपने लक्ष्य को कायम रखते हुए यह भी सुनिश्चित किया कि उनके पास पर्याप्त शस्त्र और साधन हो। नल और नील नामक तंत्र की सहायता से गहरे समुद्र में राम सेतु बनाकर लंका तक पहुंचने की योजना बनाई। हनुमान ने गुप्तचर के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने न केवल सीता माता का पता लगाया बल्कि रावण की सेना की शक्ति और कमजोरियों की जानकारी भी प्राप्त की। रावण का बल टूटता गया और अंततः श्री राम की रणनीति विजयी हुई। 3000 साल बाद ऐसा ही एक और महायुद्ध हुआ। महाभारत भारतीय युद्ध तंत्र की पहचान है। श्रीमद् भगवद गीता विश्व का एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो रणभूमि पर लिखा गया। मैंने कुरुक्षेत्र पर अर्जुन और कर्ण जैसे महान योद्धाओं का दर्शन किया। इस युद्ध के लिए ऐसे दिव्य अस्त्रों की खोज की गई जिन्होंने युद्ध का परिणाम और परिमाण भी बदल दिया। इस युद्ध में नेतृत्व, वीरता और बल का सबसे उत्कृष्ट उदाहरण है मात्र 16 वर्ष की आयु में अद्वितीय साहस का प्रदर्शन करते हुए उन्होंने चक्रव्यूह जैसी जटिल संरचना को भेदा था। कुरुक्षेत्र में शत्रु को भ्रमित और मानसिक रूप से कमजोर करने के लिए 18 विभिन्न प्रकार के व्यूह रचे, जैसे चक्रव्यूह, पद्मव्यूह और गरुड़व्यूह। इस युद्ध में श्री कृष्ण की रणनीति का विशेष स्थान था। धर्म की रक्षा के लिए कई बार छल और कूटनीति का सहारा लिया गया, जैसे कि श्री कृष्ण ने शिखंडी को आगे कर भीष्म पितामह को निष्क्रिय कर दिया। महाभारत की युद्ध नीतियों ने मुझे सिखाया कि युद्ध में केवल बल ही नहीं बल्कि बुद्धिमत्ता, कूटनीति और धर्म का पालन भी महत्वपूर्ण होता है। 300 ईसा पूर्व पहले महागुरु आर्य चाणक्य के अर्थशास्त्र ने मुझे शासन कला, कूटनीति और शत्रु की खुफिया जानकारी जुटाने का ज्ञान दिया। प्रसिद्ध तमिल विद्वान तिरुवल्लुवर ने तिरुकुरल में कॉम्प्रिहेंसिव मिलिट्री पावर को परिभाषित किया। लिखित हर्षचंद्र ने ऑफेंसिव और डिफेंसिव युद्धों की तुलना स्पष्ट की। 8वीं शताब्दी में शुक्राचार्य ने मुझे बारूद की तैयारी और युद्ध के विभिन्न रूपों से अवगत कराया। जैन विद्वान सोमदेव सूरी ने नीति वाक्य मत में पैदल और घुड़सवार सेना के लिए बैटल फॉर्मेशंस निर्धारित किए। घुड़सवार सेना ने मुझे स्पीड, मोबिलिटी और मनोवरेबिलिटी प्रदान की, जिससे मुझे दुश्मन को आउटफ्लाइन करने की क्षमता मिली। इन सभी
और अन्य कई विचारकों के ज्ञान ने मेरे युद्ध कौशल को सुदृढ़ किया। शक्ति धर्म की रक्षा करती है, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष। युद्ध में वही विजय प्राप्त करता है जो नीति और सामर्थ्य का पालन करता है।
लाइन बैटल को जन्म मिला। सेंट्रल रेंज का इस्तेमाल कर लंबी अवधि तक लड़ाई लड़ने लगे। अब लड़ाई 24 घंटे चलने लगी। टैंकों के आगमन के साथ युद्ध का चलन बदल गया। मैकेनाइज्ड वॉरफेयर के साथ गोलाबारी और गतिशीलता ने युद्ध को आगे बढ़ा दिया। इसमें तेज गति से हमले और शॉर्ट एक्शन शामिल थे। वॉरफेयर का दौरा इसका उद्देश्य दुश्मन के कमजोर बिंदुओं को निशाना बनाते उसके डिफेंस को तेजी से घेरना और बर्बाद करना। मैं भारतीय सेना के रूप में एक नए युग में प्रवेश कर रहा था और आधुनिक युद्ध कला में तकनीकी का कुशल उपयोग करते हुए त्वरित और निर्णायक अभियानों की नींव रख रहा था। 15 अगस्त 1947 हिंदुस्तान में अपनी स्वतंत्रता का परचम लहराया। इस नवजात राष्ट्र के पुनर्निर्माण और सुरक्षा की जिम्मेदारी भारतीय सेना के कंधों पर आ गई। श्री राम से लेकर छत्रपति शिवाजी महाराज और मंगल पांडे भगत सिंह से लेकर आजाद हिंद सेना तक सभी को समेटे मैं विजय पथ पर चल पड़ा। भारतीय सेना का अजय सैनिक। मेरे जीवन को उद्देश्य मिला सेवा पर। आज मैं अपनी गौरव का गर्व से गा रहा हूं। समर्थ भारत सक्षम सेना की गीत को गुना रहा। आजादी के बाद से अब तक भारतीय सेना ने कई युद्ध लड़े, लेकिन आजाद भारत के वो 4 युद्ध कभी बुला नहीं पाऊंगा जिन्होंने मेरी सेना को 4 शौर्य गाथाएं दी। चलो मैं आपको रणभूमि पर ले चलता हूं। पहला है बड़गाम का युद्ध। नवंबर 1947 का समय। कश्मीर की वादियों में तनाव चरम पर था। विभाजन के बाद पाकिस्तान ने ऑपरेशन गुलमर्ग योजना बनाई, जिसके तहत कबायली लड़ाकों और पाकिस्तानी सेना ने श्रीनगर पर कब्जा करने की साजिश रची। बड़गाम श्रीनगर के पास एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन थी जिसके लिए पाकिस्तान ने निशाना बनाया। अगर दुश्मन इस क्षेत्र पर कब्जा कर लेता तो श्रीनगर और वहां का हवाई अड्डा भी उनके हाथों में चला जाता, जिससे कश्मीर की सुरक्षा गंभीर संकट में पड़ जाती। दुश्मन ने 22 अक्टूबर 1947 को हमला किया। 27 अक्टूबर को 162 यानी गोली श्रीनगर एयरफील्ड पर 2 नवंबर को सूचना मिली कि दुश्मन बड़गाम के पास एकत्रित हो रहा है। ऐसी चुनौतीपूर्ण स्थिति में भारतीय सेना को आदेश मिला कि किसी भी हालत में बड़गाम को दुश्मन के हाथों में नहीं जाने देना है। मेजर सोमनाथ शर्मा की कंपनी बड़गाम की सुरक्षा में तैनात थी। दुश्मन ने बड़ी संख्या में अपने कबायली लड़ाकों और सेना को इकट्ठा कर भारतीय सेना पर अचानक हमला किया। दुश्मन 3 दिशाओं से घेर चुका था, लेकिन मेजर सोमनाथ ने बिना डरे अपनी कंपनी को संगठित किया और दुश्मन पर जवाबी हमला शुरू किया। उनके अदम्य साहस और नेतृत्व ने उनकी कंपनी के सैनिकों को प्रेरित किया कि वे आखिरी गोली और आखिरी सांस तक लड़े। इस दौरान एक मोर्टार के हमले में मेजर सोमनाथ गंभीर रूप से घायल हुए और वीर गति को प्राप्त हुए। ब्रिगेड मुख्यालय को दिया गया उनका अंतिम संदेश आज मेरी आत्मा में गूंजता है और मुझे प्रेरित करता है। दुश्मन हमसे केवल 50 गज की दूरी पर है। संख्या में हमसे बहुत कम है। मैं एक इंच में पीछे नहीं हटूंगा, बल्कि आखिरी गोली तक लड़ूंगा। उनकी अद्वितीय वीरता और बलिदान के लिए मानव परान और अपनी चक्र से सम्मानित किया गया। इस लड़ाई में सिपाही दीवान सिंह का योगदान भी अविस्मरणीय है।
उसके तालमेल, धैर्य और अड़िग साहस का उत्कृष्ट उदाहरण है। 1965 में पाकिस्तान ने एक बार फिर आक्रमण करने की योजना बनाई। इस युद्ध की शुरुआत ऑपरेशन जिब्राल्टर से हुई, जो जम्मू एंड कश्मीर में लॉन्च किया गया। इसका भारतीय फौज ने तोड़ जवाब दिया। इस ऑपरेशन के विफल होने पर पाकिस्तान ने दूसरी योजना बनाई, जिसे ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम का नाम दिया गया। जिसके जवाब में भारतीय पश्चिम कमान ने आक्रामक कार्रवाई की। सितंबर 1965 में लाहौर सेक्टर में भारतीय सेना की सफलताओं से बौखलाए पाकिस्तान ने भारत पर बड़े स्तर पर आक्रमण की योजना बनाई, जिससे पंजाब का एक बड़ा हिस्सा अमृतसर से भारत से कट जाता। खेमकरन के पास असल उत्तर का क्षेत्र इस बड़े संघर्ष का मुख्य केंद्र बना। पाकिस्तान ने खेमकरन सेक्टर में आर्मर और इन्फेंट्री डिवीजन से हमला किया। भारतीय सेना पूरी तरह तैयार थी। हमले को रोकने के लिए भारतीय सेना ने और मजबूत स्ट्रैटेजी को अपनाया, जिसका नेतृत्व ब्रिगेडियर थॉमस के थियोगराज और मेजर जनरल गुरबख्श सिंह ने किया। असल उत्तर को केंद्र में रखते हुए और सूखे आकार में प्रतिरक्षात्मक बनाया गया। साथ ही रात में भारतीय सेनाओं ने बीच के खेतों में पानी भर दिया और गन्ने के खेतों में भारतीय टैंकों ने पोजीशन दी। पाकिस्तान के आर्मर्ड डिवीजन के टैंक, जिनमें मुख्य रूप से विश्व के सबसे अधिक बैटल टैंक शामिल थे, उस इलाके में फंस गए। यह निर्णायक साबित हुआ और भारतीय सेना के टैंकों ने इसका भरपूर फायदा उठाया और टैंकों से स्टैंड बैटल में पाकिस्तान के 100 से ज्यादा टैंक नष्ट कर दिए। लड़ाई इतिहास के सबसे बड़े टैंक में से एक थी। इस ऑपरेशन में 4 ग्रैंडियर्स CQNH अब्दुल हमीद ने असाधारण वीरता का परिचय दिया। उनके अदम्य साहस और बलिदान के लिए उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। 1971 में भारत ने अत्याचारों से जुड़े पड़ोसी ईस्ट पाकिस्तान की मदद करने का निर्णय लिया। पूर्वी मोर्चे पर भारतीय सेना की सफलता ने पाकिस्तान को बौखला दिया था। ऐसे में पाकिस्तान ने पश्चिमी मोर्चे पर आक्रमण किया ताकि ईस्ट पाकिस्तान मोर्चे पर भारतीय सेना के प्रयासों को कमजोर किया जा सके। राजस्थान से सर्दी और पूर्वी तट से पश्चिमी तट के 41% विशाल भूमि क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए दक्षिण कमान पूरी तरह तैयार थी। दुश्मन ने लोंगेवाला पोस्ट पर आक्रमण किया, जिसका उद्देश्य पहले रामगढ़ और फिर जैसलमेर पर कब्जा करना था। लोंगेवाला में 23 पंजाब रेजिमेंट की अल्फा कंपनी तैनात थी, जिसका नेतृत्व मेजर कुलदीप सिंह जानपुरी कर रहे थे। रोजाना पाकिस्तानी सेना के 40 से ज्यादा टैंक और हजारों सैनिक हमारी लोंगेवाला पोस्ट पे हमला करने वाले हैं। लड़ना होगा तो सवेरे इंडियन एयरफोर्स भी हमारा साथ देगी, लेकिन तब तक यह पोस्ट साड़ी जिम्मेदारी है। जी सर, तिरंगे की कसम आखिरी सांस तक लड़ेंगे। जो बोले सो पंजाब के जवानों ने रात भर पाकिस्तान की भारी फौज का मुकाबला किया। सुबह की पहली किरण की गरज के लिए हमारे अंतर जहाज में सुनाई पड़ी। कुछ पलों में हमारे आसमानी शमशीरों ने एक टैंक को नष्ट करके पाकिस्तानी टैंकों की कबर का बना और दुश्मन को पूरी तरह विफल कर दिया। इस ऐतिहासिक विजय के देखिए और सज्जनों, दाहिनी और स्क्रीन के ऊपर झिलमिलाते ड्रोन्स की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे। स्तर पर सुधार और बदलाव की दिशा में कदम बढ़ाया, जिसमें 1986-87 में किया गया अब तक का
सबसे बड़ा युद्धाभ्यास एक्सरसाइज ब्रास टैक्स और 1998 में ऑपरेशन शक्ति के अंतर्गत किया गया सफल परमाणु परीक्षण शामिल है, जिसने भारत को एक विश्व शक्ति बना दिया। 1999 में पाकिस्तान की सेना और उनके समर्थित घुसपैठियों ने धोखे से कारगिल द्रास के इलाके में घुसपैठ और महत्वपूर्ण श्रीनगर लेह हाईवे को काटने का प्रयास किया। भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय के जरिए इसका मुंहतोड़ जवाब दिया। सामरिक दृष्टि से शक्ति दोनों लोग जिस पर घुसपैठियों ने कब्जा कर लिया था और भारतीय सेना के ऊपर भारी गोलाबारी करने लगे। 16,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर स्थित नेशनल हाईवे 1 पर सीधी निगरानी रखता है। ऊंचाई पर होने के कारण दुश्मन की स्थिति मजबूत थी, लेकिन भारतीय जवानों ने विपरीत स्थिति में भी हार नहीं मानी। लेफ्टिनेंट कर्नल M.B. रविंद्रनाथ के कुशल नेतृत्व में 2 राजपूताना राइफल्स के बहादुर जवानों ने -15 डिग्री से कम तापमान, कम हवा, खड़ी चढ़ाई और दुश्मन की भारी गोलाबारी के बावजूद 3 सप्ताह तक लगातार योजनाबद्ध हमले किए। रात दुर्गम पहाड़ों पर चढ़ाई करते हुए जवानों ने दुश्मन का टक्कर मुकाबला किया। कई जवानों ने अपनी जान गंवाई, पर उनका साहस अटल रहा। अपने बलिदान से उन्होंने गोले पर जीत हासिल करके तिरंगा लहरा दिया। कारगिल युद्ध में भारतीय सैनिकों ने युद्ध की ट्विस्ट चॉप असॉल्ट पद्धति का प्रयोग किया और खड़ी चढ़ाई पर सीधे चढ़ गए। ऊंचाई पर बैठे आश्चर्यचकित शत्रु पर आक्रमण कर नष्ट कर दिया। कारगिल युद्ध के विजय में भारतीय सेना की बहादुरी और अतुलनीय नेतृत्व का पूरे विश्व में डंका बजवा दिया। 1947 से आज तक भारतीय सेना ने हर युद्ध, हर ऑपरेशन में अदम्य साहस, बलिदान और देशभक्ति का परिचय दिया। जहां हर सैनिक ने नाम, नमक, निशान की शपथ को अपने खून से सींचा। इन शूरवीरों के लिए अंतिम सलामी की गूंज तब सुनाई देती है जब यूनियर्स अपनी धुन लास्ट पोस्ट बजाते हैं। यह वक्त होता है जब देश का हर नागरिक उस वीरता को नमन करता है। सियाचिन से लेकर राजस्थान के विशाल रेगिस्तान तक भारतीय सेना हमारे देश की अखंडता और संप्रभुता की रक्षा के लिए दृढ़ता से खड़ी है। इसकी एक झलक देखिए। भू राजनीतिक समीकरण और युद्ध के क्षेत्रों में बदलाव, सुरक्षा की नई और जटिल परिभाषाएं बढ़ी है और भारतीय सेना इन चुनौतियों का सामना करने के लिए लगातार विकसित हो रही है। नवीनतम टेक्नोलॉजीज और उपकरणों को तेजी से शामिल किया जा रहा है। डिस्ट्रक्टिव टेक्नोलॉजीज का उपयोग करके रणनीतियों को नया रूप दिया गया है। इस समावेशन में भारतीय सेना को मल्टी डोमेन ऑपरेशंस के लिए सक्षम बनाया है, चाहे वो लैंड, सी, एयर, स्पेस या साइबर हो। जॉइंट माइंडशिप के सिद्धांत पर वायुसेना और नौसेना के साथ इंटर सर्विस सिनर्जी पर जोर दिया जा रहा है। इसका उत्कृष्ट उदाहरण इंडियन पेनिनसुलर रीजन में उभरती चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए भारतीय सेना की दक्षिणी कमान तथा वायु और नौसेना कमानों के बीच बढ़ता सहयोग और समन्वय है। आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव के तहत भारतीय सेना अब हथियारों और उपकरणों के निर्माण की ओर तेजी से बढ़ रही है। नारी शक्ति का योगदान
भारतीय सेना को मजबूती दे रहा है। यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग मिशन में भारतीय सेना का योगदान उल्लेखनीय रहा है। सेना ने कई देशों के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यासों के माध्यम से अपनी विश्वसनीयता स्थापित की है। हाल ही में दक्षिणी कमान के तहत संपन्न हुए एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास और एक्सरसाइज मित्र शक्ति इसके उदाहरण है। भारतीय सेना बाढ़, भूकंप या अन्य प्राकृतिक आपदाओं में डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशंस में सबसे आगे रही है। वायनाड और तेलंगाना में की गई त्वरित कार्रवाइयां इसका प्रमाण है। सेना ने सीमावर्ती क्षेत्रों में कई बुनियादी ढांचे जैसे सड़कें, पुल और अन्य सेवाओं का निर्माण किया है। सेना ने बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण अभियान सफलतापूर्वक चलाए और कार्बन फुटप्रिंट को कम करने की दिशा में कई कदम उठाए। सेना के कई जवानों ने अंतर्राष्ट्रीय खेल मंचों पर देश को गौरवान्वित किया है और अंतर्राष्ट्रीय एडवेंचर एक्टिविटीज में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। भारतीय सेना का लक्ष्य विकसित भारत 2047 के सपने को साकार करना है। सेना अब सिर्फ देश की सीमाओं की रक्षा ही नहीं कर रही है, बल्कि दुनिया भर में भारत की ताकत, साहस सज्जनों के अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और मेरे साथ 3 बार मिलकर हम सभी भारत माता की जय का उद्घोष करेंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।
देशवासियों, आज देश सेवा की राह पर हमारी सक्षम सेनाएं कल का विकसित देश बसा रही हैं। जो भी कुछ अधूरा आज है, देश की तीनों सक्षम सेनाएं वो पूरा करके दिखा रही हैं। बन चुकी है हमारी भारतीय सेना बुनियाद देश के नए विधान की। शौर्य, साहस, प्रबलता, प्रतिबद्धता से परिपूर्ण सक्षम सेना तकदीर है कल के समर्थ हिंदुस्तान की। सक्षम सेना तकदीर है कल के समर्थ हिंदुस्तान की। और अब ये वो समय जब हमारे गणमान्य अतिथि एवं वरिष्ठ अधिकारी प्रस्थान करेंगे। आप सभी से निवेदन, कृपया गणमान्य अतिथियों के प्रस्थान के